हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइड। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार एसएससी ऑडिटर भर्ती परीक्षा जिसका डेट है आपको 7/10/2012 को संपन्न हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें टोटल ना आपको 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस थे। और जो लोग भी नए हैं उनको ये बता दिया जाए कि हम लोग अभी बिहार एसएससी की PYQs की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें अभी तक आपको कुल 10 सेट्स हो रखे हैं और ये 11वां सेट है। अभी टोटल 33 सेट्स होने वाले हैं। ये ना आपको स्पार्क पब्लिकेशन का है, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि PYQs में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और आने वाले एग्ज़ाम जिसका डेट भी आ गया है ना जुलाई में, तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। PYQs देखने का यही मतलब होता है ना कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको आप लोग थोड़े अच्छे से और डिटेल में कवर कर लीजिए, या करंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको देख लीजिए, तो समझ में आ जाता है कि क्या पूछने वाला है या कहाँ कहाँ से पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो तो करें ही करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो किस चीज़ के बने होते थे? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ये आपको बने होते थे तांबे, टीन और कांस्य के। किसके? ताम्र, टीन तथा कांस्य के बने होते थे। आगे देखते हैं, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनमें से सही वेदों का जो सही कालानुक्रम है ना, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे आपको गलत हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता तो सही होता। यहाँ के जो ऑप्शंस है ना वो गलत हैं। आगे देखते हैं, उपनिषदों को, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा फास्ट में चली गई हो तो एक बारी वापस से रिपीट किया जाए इसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे देखते हैं, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है और उनकी संख्या कितनी है? तो कुल कितने हैं? 108 उपनिषद है। कितने हैं? 108 उपनिषद है, जिनको वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को मिलाइए। अच्छा, ये जो पुरानी नदियाँ हैं ना, मतलब जो नदियाँ हैं उनके पुराने नाम हैं, तो कौन कौन से हैं? इसके डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे पहले, उसके बाद इसको मार्क करते हैं। ये है आपको ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। तो वितास्ता किसका नाम है? वितास्ता है आपको झेलम नदी का। अस्कनी किसका नाम है? चेनाब का है। परूसनी किसका है आपको? तो परूसनी आपको रावी का है। और बिपाशा किसका है? तो ये है आपको ब्यास नदी का। ठीक है, ये नदी और उनके जो पुराने नाम है ना, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। तो यहाँ पे जो 4 नदी हैं आपको, मतलब यहाँ पे 5 नदी है, लेकिन 2-4 और नदी को इंक्लूड करके आप लोग अपनी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए जो पुराने नदी हैं और उनका नाम क्या क्या है। आगे देख लेते हैं, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी या ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव है। और कितने जैन तीर्थंकर थे अगर ऐसा पूछता है तो कुल टोटल 24 जैन तीर्थंकर थे। कितने? 24। और सबसे पहले थे आपको ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और यहाँ पे जो दिया हुआ है पार्श्वनाथ, ये आपको 23वें थे। कितने थे? 23वें थे। और महावीर स्वामी ये सबसे लास्ट और 24वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी भी थे, इनका लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है कि मतलब नंबर नहीं याद आ रहा कौन से वाले थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अरिष्टनेमी के बारे में। ऋषभदेव आपको इम्पॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ है और महावीर स्वामी है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो ये कौन थे आपको? ये थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी या वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से है। और जैन धर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनको ये बता दिया जाए कि उपवास के द्वारा मृत्यु होती है, जिसको संलेखना विधि बोलते हैं। और उनकी मृत्यु आपको हुई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं ऑलरेडी, और आपको ना ये बिहार एसएससी के सेट्स में भी मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आया हुआ है, तो उसको याद से अच्छे से सुनिएगा। और अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि श्रवणबेलगोला कर्नाटका में उनकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। आगे देखते हैं, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं कौन कौन सी भाषा में? अशोक के शिलालेख कौन कौन सी भाषा में है? तो ये है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक में है। संस्कृत में नहीं है, ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक में है। आगे है,
पंचतंत्र लिखा हुआ है, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है आपको विष्णु शर्मा। पिछले वाले वीडियो में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस को देखा है। आगे है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा है? तो ये है आपको तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला है। और तक्षशिला अभी कहाँ है? तो ये है आपको पाकिस्तान के रावलपिंडी में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? किसको मिला है काला शिवालय का नाम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य मंदिर। आगे है, बंगाल का प्राचीन नाम था। तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी गौर, ऑप्शन सी वत्स या ऑप्शन डी कामरूप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको गौर। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौर था। आगे है, नागर, द्रविड़ और वैसर तीन प्रमुख है। तो ये कौन सी शैली है? नागर, द्रविड़ और वैसर। तो ये ना आपको भारत की जो मंदिर है ना, भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है। क्या है? भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है नागर, द्रविड़ और वैसर शैली। आगे है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपको आर्यभट्ट ने। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। आगे है, इसको सही क्रम में मिलाना है। 4 संतों ने जन्म लिया था, सही कालानुक्रम। पहले किसने लिया था? ऐसे करके है शायद कि पहले कौन से संत ने जन्म लिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, 1 2 3 4। मतलब ये बिल्कुल सही क्रम है। पहले कबीर ने जन्म लिया था, फिर नानक ने, फिर चैतन्य प्रभु ने और फिर तुलसीदास ने। आगे देखते हैं, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने, ऑप्शन देख लेते हैं, क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली के लिए, भूमि राजस्व प्रणाली के लिए, मनसबदारी प्रणाली के लिए या न्याय व आदेश के लिए। तो किसके बारे में पूछ रहा है? शेरशाह सूरी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। किसके लिए? भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। और शेरशाह का ना, जिसको आप शेरशाह सूरी बोलते हैं, इसके माप के लिए ना एक विधि था आपको, मतलब माप के लिए अगर पूछे क्या था तो सिकंदरी गज था। क्या था? सिकंदरी गज था। आगे देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो कौन से विजय का प्रतीक है? तो ये है आपको गुजरात विजय का। क्या है? गुजरात विजय का प्रतीक है। आगे देखते हैं, बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा है किसके लिए? ऑप्शन ए नूरजहाँ के लिए, ऑप्शन बी औरंगजेब की पत्नी के लिए, ऑप्शन सी हुमायूं की पत्नी के लिए या ऑप्शन डी मुमताज़ महल के लिए। तो बीबी का मकबरा किसके लिए है? ये है आपको औरंगजेब की पत्नी के लिए। किसके लिए है? औरंगजेब की पत्नी के लिए है। और औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था आपको रबिया दुर्रानी। क्या था? रबिया दुर्रानी था। और इसको ना, जो बीबी का मकबरा है उसको ना दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोला गया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसको बोला गया है, तो बीबी के मकबरा को बोला गया है। आगे है, निम्नलिखित प्रदेश राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। कौन सा देश था जो अकबर ने नहीं जीत पाया था? इस टाइप का हुआ ना ये क्वेश्चन। जैसे देखिए, अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको बीजापुर। कौन सा था? बीजापुर था। इसको मार्क कर लेंगे, बीजापुर को, सॉरी बीजापुर। इसका सही आंसर क्या है? बीजापुर। आगे है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो ये कौन था आपको? ये था आपको पुर्तगाली। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पुर्तगाली था। जिसमें कौन आया था सबसे पहले? अगर ऐसा पूछे प्रथम यूरोपीय यात्री, तो कौन था? वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा, जो कि कब आया था? 1498 में भारत आया था। आगे है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को कौन ले गया? तो ये कौन ले गया? नादिर शाह ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह। जो लोग भी नए हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी मतलब बहुत ऐसे टफ हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो आप लोग ना जाके चैनल विजिट करिए। वहाँ पे मेरी एक पीवाईक्यूज़ नहीं है वो, मतलब 2100 प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें ना हर एक एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ को लेके और आने वाले एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं, वनडे एग्ज़ाम, आप कहीं से भी मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाइए आपको ना उसमें मिल ही जाएगा। वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को सही लगे तो लाइक शेयर करिए, वरना आप लोग तो खुद ही समझ सकते हैं ना कि वीडियो काम की भी है या नहीं। आगे देखते हैं, सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपको सती प्रथा को अवैध घोषित? तो ये आपको किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा।
तभी तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था ना 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये आई थिंक गलत है। यहाँ पे अगर पूछता ना कि नहीं खोला गया था तो आपको बनारस हो जाता, क्योंकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये सब एक ही टाइम पीरियड में खोला गया था 1857 में। तो इसका सही आंसर आपको तीनों होना चाहिए था। बनारस अगर पूछता नहीं है तो बनारस हो जाता। आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो ये कौन बना था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। और इनको क्या बोला जाता है? अगर इनका नाम पूछ दे कि उपनाम या किस नाम से विख्यात थे, तो ये थे आपको द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अच्छा, इसको कर्मों से मिलाइए, मतलब कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित। हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है कौन कौन सा ईयर है किसका, तो यहाँ से इजीली आप लोग इसके आंसर पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसके आंसर को मार्क करते हैं। इसका सही आंसर है आपको डी, गांधी जी की भारत में वापसी। तो ये आपको हुई थी 1915 में। लखनऊ समझौता 1916, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ पूछ रहा है 1914, और चंपारण सत्याग्रह तो 1917। तो ये तो काफ़ी इजी है, जैसा आप लोग समझ सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं ना यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 15 था तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये काफ़ी इजी था। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग डेट इसको याद रख सकते हैं कि गांधी जी की भारत में वापसी, लखनऊ समझौता इंपॉर्टेंट है 1916, जो कि जिसके अध्यक्ष थे आपको अंबिका चरण मजूमदार, और प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914, और चंपारण सत्याग्रह 1917। आगे है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो कौन से आंदोलन में अपनाया गया था? तो ये आपको 1905 के बंगाल विभाजन में। कब अपनाया गया था? 1905 के बंगाल विभाजन में। और आप लोग ये बताइए कि 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आगे है, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। कौन से निर्देश के साथ आया था? ऑप्शन ए है, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। ऑप्शन बी, यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना। ऑप्शन सी, जिन्ना की पाकिस्तान के मांग को स्वीकार करना। या ऑप्शन डी, कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? को आया था भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो किसने किया था आपको कराची अधिवेशन? अगर आप लोगों को पता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, बिल्कुल नहीं। कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आपको हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। लेकिन वहाँ पे बोल रहा है कि अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर मसौदा जारी किया था, मसौदा तैयार किया था, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा। किसको जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। आगे है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। यहाँ पे दूरी दे के आप लोगों को डेट दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसको ना ऐसे काट के ही चलते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, तो कहाँ से गुजरेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये आपको गुजरेगा भूमध्य रेखा से। कहाँ से? भूमध्य रेखा से गुजरेगा। आगे देखते हैं, यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 35 डिग्री का। क्या? 35 डिग्री का। आगे, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं आपको ब्लीजार्ड्स। क्या बोलते हैं? ब्लीजार्ड्स बोलते हैं। और आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा एक बार गूगल करके कि ब्लीजार्ड्स कहाँ कहाँ बहने वाली वायु है, मतलब कौन कौन से देश में बहती है। आगे है, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध किससे होता है? तो उनका संबंध किससे होता है? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, भूमध्य रेखीय जलवायु से। किससे होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु से। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो किसमें नहीं करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? किसमें नहीं करता है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे ऑप्शन बी, किसमें?
टुंड्रा जलवायु, यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे, आप लोगों को भी दिखे। टुंड्रा जलवायु पर 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है तापमान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्डेट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? पटागोनिया का रेगिस्तान। इसका है पटागोनिया का रेगिस्तान। आगे है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चाइना। ये 2012 का क्वेश्चन है। अगर अभी रिसेंट में कोई डाटा चेंज हुआ है तो वो आप लोग एक बार करंट से कंफर्म हो लेंगे। आगे है, पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन सा देश करता है? तो ये भी अभी रिसेंट का डाटा नहीं है, ये 2012 का है क्वेश्चन पेपर, तो उस हिसाब से हॉलैंड था। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि अभी करंट में कौन सा देश करता है। आगे है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी है? ये है आपको ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत। कौन सी है? एंडीज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो कौन सा सागर है आपको? तो ये है आपको सारगोसा सी। कौन सा है? सारगोसा सागर है, जो कि बिना तट का है। आगे देखते हैं आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी है आपको? तो ये है आपको कॉन्गो रिवर। कौन सी रिवर है? कॉन्गो रिवर है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो आप लोग ये बताइए कि हमारे भारत में भी एक नदी है जो कि आपको काटती है ना 2 बारी। किसको काटती है? कर्क रेखा को 2 बारी काटती है। तो कौन सी नदी है भारत में जो कर्क रेखा को 2 बारी काटती है? कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये है आपको मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी फिजिकल से कितने ज़्यादा पूछे गए हैं। मतलब ये सब जैसे देखिए आप लोग, वैसे ये फिजिकल का तो नहीं है पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिकल हैं और बहुत सारे फिजिकल के पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो था आपको भूमध्य रेखीय जलवायु, तो ये सब इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिजिकल में भी बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 बारी काटती है तो रिवर कौन सी है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही आए हैं कंटिन्यू। तो आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है, तो कौन सी है ये? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये है आपको मिसिसिपी नदी प्रणाली। कौन सी? मिसिसिपी नदी प्रणाली। आगे है, यूरोप की भाषाएं बोली जाती हैं, तो कहाँ कहाँ पे बोली जाती हैं? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंच कहाँ बोली जाती है? अल्जीरिया में। इटालियन कहाँ बोली जाती है? लीबिया में। पुर्तगाली कहाँ बोली जाती है आपको? तो पुर्तगाली ब्राज़ील में। और स्पेनिश कहाँ पे? तो ये आपको मैक्सिको में। आगे है, 9 डिग्री चैनल अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो ये आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आया कि 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये जितने भी हैं उनको एक बार ही देख लीजिएगा आप लोग। आगे है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपको K2। कौन सी है? K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, कितनी है? तो 9 है। आगे है, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं आपको? डीजल के रेलवे इंजन, तो ये कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। आगे, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो देख लीजिए आप लोग, खेल से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, तो खेल से तो कंफर्म है। अगर आप लोग नए हैं तो थोड़ा सा आप लोग को लग रहा हो कि खेल से ऐसा क्यों बोला गया है, तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है और क्वेश्चंस दिखाए भी हैं कि खेल से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किससे हैं? बैडमिंटन से। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसमें बड़े 3 हैं, तो कौन कौन से हैं? आपको भारत ना चौथे नंबर पे आता है, तो कौन सा 3 है जो पहले नंबर पे आता है? तो ये हो जाएगा आपको रसिया, यूएसए और कनाडा। रसिया, यूएसए और कनाडा। आगे देखते हैं हम लोग, शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? ऑप्शन सी, चैत्र। आगे है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। किसके? M.N. रॉय के। आगे है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बोल रहा है आपको? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है।
यह भारत के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, यह मौलिक अधिकार है। तो आप लोग खुद गेस कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। आगे है, भारत के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित है, तो किसमें, मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। आगे है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सोशलिस्ट शब्द कब जोड़ा गया था भारत की प्रस्तावना में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए। आगे है, अस्पृश्यता, जिसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया था और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय था। तो किससे रिलेटेड है आपको अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 से रिलेटेड है। आगे है, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध बोल रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, केवल लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधानसभा या संसद का कोई भी सदन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, संसद का कोई भी सदन। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर कोई भी महाअभियोग नहीं चलाया गया है। आगे, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये थी आपको आयरन लेडी, जिनका क्या नाम है, इंदिरा गांधी। आगे है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं होते हैं यदि वह क्या हो, स्वयं प्रत्याशी हो, राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, उन्हें राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, यदि वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए अगर वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे आपको जीवी मालवांकर। कौन थे, जीवी मालवांकर थे। और लोकसभा का प्रथम सेशन कब हुआ था, अगर पूछ दे कि प्रथम लोकसभा के कार्यकाल, तो ये आपको हुआ था 1952 से 1957 तक, और जिसके अध्यक्ष थे आपको जीवी मालवांकर। और अगर पूछे कि उपाध्यक्ष, वैसे तो पूछता नहीं है, और अगर पूछ दे तो ये थे आपको अनंत शयनम थे। आगे, सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है आपको, तो ये करते हैं आपको राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित होता है, किसके द्वारा अनुमोदित होता है, तो ये आपको होता है राज्य विधायिका के द्वारा। किसके, राज्य विधायिका के द्वारा। आगे है, निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है, लोकपाल विधेयक के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि सच नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको सही नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग 64 क्वेश्चन पे आते हैं। देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है, तो कहाँ पे होता है आपको ये कागज उत्पादित, तो ये होता है आपको होशंगाबाद में। कहाँ पे, होशंगाबाद में। आगे है, 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित टेस्ट इंडीज़ टीम का कप्तान कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, 65 का सही आंसर क्या है, तो ये है आपको ऑप्शन बी, क्लाइव लाइड था। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपको, ये है आपको लाओसने में। आगे 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था, तो किसको दिया गया था, ये आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। किसको, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। आगे देखते हैं, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपको 1954 में प्रथम भारत रत्न सम्मान, ये अगर आपको बोले ऑप्शन में अगर आपको ये दे मतलब
3 लोगों को दिया गया था सबसे पहला, तो ये आपको दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था और चंद्रशेखर वेंकटन रमन को दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन है ना आपको यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये तीनों को दिया गया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को गलत बताया है, ये इन तीनों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और सीवी रमन, इन तीनों को दिया गया था भारत रत्न सम्मान 1954 में। यहाँ पे नहीं दिया गया था अगर पूछता तो एम विश्वेश्वरैया को नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में। आगे है भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, तो कौन कौन से हैं, ये है आपको परमवीर चक्र और महावीर चक्र। आगे है निम्न में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता है। तो 2 बारी किसने जीता है, तो ये आपको जीता है जे.एम. कोएटज़ी ने। किसने, जे.एम. कोएटज़ी ने। और अभी आप लोग बताइए कि अभी जो करंट में चल रहा है ना बुकर पुरस्कार, ये किसने जीता है, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। आगे है बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बी.सी. रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औषधि में। आगे है क्या सही कलानुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच निम्नलिखित का निर्माण किया गया है। अच्छा, कौन कौन सा पहला है ऐसे करके पूछा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 4 और 3, 2। तो सबसे पहले आपको चीन की दीवार है, ये तो होना ही है। उसके बाद आपको कंपूचिया का अंकुर वाट मंदिर है, अंकुर वाट मंदिर। आगे है आपको फिर पीसा की झुकी मीनार है, तब आपको आगरा का ताजमहल है। आगे देखते हैं भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से एक कौन सा है। तो भारत की जो विदेश नीति है ये किससे रिलेटेड है आपको, तो ये आपको पंचशील समझौता। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक देश में आयकर दर सर्वाधिक है। तो आयकर की जो दर है वो सर्वाधिक है, तो कौन से देश में है, ये है आपको जापान में। आगे है माइक्रो क्रेडिट तथा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है, माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी बांग्लादेश। आगे देखते हैं गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, किस पे घटता है आपको, इसका सही आंसर क्या है आपको, ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण पर वर्षापात का जो विभाजन पैटर्न है वो घटता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर नहीं रहा है। तो कौन सा नहीं रहा है यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरूप राय चौधरी। तो अभी आप लोग बताइए कि बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है अभी करंट में, बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है। आगे है भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, तो कौन सी सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, इसका सही आंसर क्या है आपको, गोंड जनजाति। कौन सी है, गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। आगे है जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, सोन, महानदी और नर्मदा। क्या हो जाएगा, सोन, महानदी और नर्मदा। आगे निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो डायनासोर का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो मोंटोना को, किसको, मोंटोना को बोला जाता है। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और जो लोग भी सीरियस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर भी बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सच में इस वीडियो को देख रहे हैं और एक बारी गूगल तो कर ही रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्योंकि ऐसा है ना कि PYQs अगर आप लोग बस देखने के लिए देख रहे हैं कि हाँ PYQs देख लिए, वीडियो चला के ऑन कर दिए तो हो गया काम ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप लोग खुद से सर्च नहीं करिएगा तब तक दिमाग में फिट नहीं होने वाला है कि क्या पूछा गया है या क्या पूछने वाला है, तभी तो एक आइडिया होगा ना। तो अगर आप लोग इतने सीरियस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करिए। कमेंट सेक्शन तो खुला है ना आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।